अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। गुज़श्ता कुछ दिनों से खास तौर पर मखसूस नशिस्तों का फैसला आने के बाद से सियासी और सहाफती हलकों में खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर की हुकूमत के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद लाने की खबरें चल रही हैं। अगरचे बहुत से हलकों समेत खुद हुकूमती ओहदेदार भी इस बात की तरदीद कर रहे हैं। जैसे वजीर आजम के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि PTI की सूबाई हुकूमत के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद कतई तौर पर जेर गौर नहीं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराने की किसी ने बात नहीं की। राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI की हुकूमत और बानी PTI की अमानत को अली अमीन गंडापुर अच्छे तरीके से संभाले हुए हैं, हम उसे खत्म क्यों करेंगे। इसी तरह सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कोई ऐसा हरबा नहीं करेंगे जिससे खैबर पख्तूनख्वा किसी बहरान में चला जाए। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि गवर्नर की वजीर आजम के साथ मुलाकात को साजिश से इबारत करना दुरुस्त नहीं। अदम एतमाद एक आईनी और कानूनी चीज है। बानी PTI खुद इसका शिकार बने। अदम एतमाद से मुतालिक कोई तजवीज किसी आला सतह पर जेर बहस नहीं। हुकूमत से मुंसलिक अहम शख्सियात की वजाहतों के बावजूद PTI के कई लीडर्स खास तौर पर अली अमीन गंडापुर के बयानात मामलात का दूसरा रुख ही दिखा रहे हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि मखसूस नशस्तों का फैसला रियासत और इदारों पर बदनुमा दाग है। उनकी हुकूमत का इख्तियार सिर्फ इमरान खान के पास है। वो जब चाहे हुकूमत गिराने का हुक्म दे दें। आईनी तरीके से कभी भी उनकी हुकूमत नहीं गिराई जा सकती। चैलेंज है कि रियासत और इदारे सियासी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिरा कर दिखाएं। तमाम इदारों और रियासत को चैलेंज करते हैं कि सियासी तौर पर बानी PTI की हुकूमत गिरा दें तो वो सियासत छोड़ देंगे। चैलेंज है कि गैर आईनी तरीके से कुछ ना करें। आईनी तरीके से आप कुछ भी नहीं कर सकते। अली अमीन गंडापुर की बातों से बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं। हुकूमती वजाहतों के बावजूद गंडापुर क्यों बार बार इन खदशात का इजहार कर रहे हैं। गंडापुर इदारों को चैलेंज करके असल में क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं। क्या उनके बयानात से हुकूमत खत्म होने के खौफ का इजहार हो रहा है। इदारों के साथ वन पेज पर होने के बावजूद क्या गंडापुर खुद इस पेज को फाड़ना चाह रहे हैं या पख्तूनख्वा में अपनी खराब कारकर्दगी के बायस गंडापुर सियासी शहादत की राह पर चलना चाह रहे हैं या तने रस्से पर चलते चलते अपने तवाजुन के बिगड़ने का खदशा दिख रहा है। इसी पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, रजा रूमी और हमाद गजनवी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नहीं गिराएंगे, हुकूमती शख्सियात की वजाहतें आओ गिरा कर दिखा दो। गंडापुर का हुकूमत और इदारों को चैलेंज। सियासी बेबाकी है, सियासी हमाकत या सियासी खुदकुशी की तैयारी। रजा रूमी साहब, गंडापुर साहब ने कल जिस धड़ल्ले से, जिस जोरों शोर से ये चैलेंज रखे हैं इदारों के सामने, हुकूमत के सामने, किस तरह ट्रांसलेट करें। बल्कि आज फिर कुछ सवाल हुए तो उनका कहना था कल बहुत कुछ आपको दिया है, कुछ दिन चले इन चीजों के साथ। गंडापुर की शख्सियत जहां वो KP गवर्नमेंट को ले आए हैं, PTI को ले आए हैं और फिर कल जो चैलेंजेस दिए हैं, क्या कहेंगे, है क्या ये सब, मकसद क्या है। देखिए, ये गंडापुर साहब बहुत ही दिलचस्प शख्सियत है। बल्कि उनका अंदाज तो सुल्तान राही वाला है, अगरचे कि सुल्तान राही का ताल्लुक पंजाब से था और ज़्यादा वो जो कैरेक्टर है इसलिए वो शायद बुरा ना माने, लेकिन बड़के जिस तरह से वो मारते हैं और गंडासा लहराते हैं, वो अंदाज उनका वही है। ये उन्होंने पहले बात कही है, इससे पहले भी वो कह रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये इस चीज़ को स्पेकुलेट कर रहे थे कि मखसूस नशस्तें चूँकि मिल गई हैं उनकी अपोजिशन को सूबे में भी, मरकज़ में भी, तो उससे जो PTI की अक्सरियत है खैबर पख्तूनख्वा पे, उस पर शायद कोई असर पड़े। वो असर तो पड़ेगा, लेकिन वो इतना असर नहीं पड़ेगा कि उससे असेंबली की कॉम्पोजिशन बदल जाएगी। गंडापुर साहब की हुकूमत को सरे 10 नंबर गेम में कोई ख़तरा नहीं है, अनलेस कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक मौजूद है। अगर तो उनके नाराज़ ग्रुप ज़रूर हैं, 2-3 ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि गंडापुर साहब के साथ खुल के खिलाफ खुलकर बोलते रहे माजी में, मगर क्या वो PTI को छोड़कर नून लीग या JUI से हाथ मिलाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये उनके लिए सियासी खुदकुशी होगी। तो ये एक चाय की प्याली में तूफान है जिसका वो तस्करा करते हैं, और उसमें थोड़ा सा ये भी होता है कि अपनी जो सपोर्ट बेस होती है, आपको पता है कि PTI के कारकुन, उनकी सोशल मीडिया टीम्स बड़ी नाखुश है गंडापुर साहब से। पहले तो वो कहते हैं कि उन्होंने बजट पास कर दिया, जो कि खान साहब ने कहा था कि उनके दिखाए बगैर बजट पास नहीं होना चाहिए, हालांकि कानून में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। किसी पार्टी लीडर
के पास सूबाई बजट नहीं जा सकता, वो सूबे का काम है, सूबाई असेंबली का काम है। फिर वो कहते हैं कि जी वो 26 नवंबर वाली जो मार्च थी वापस चले गए, वो उनको कहते हैं गद्दारी करते हैं। आप देखें सोशल मीडिया पे जो जबान होती है, गंडापुर साहब भी आगे से इसी तरह की बातें करते हैं उनके बारे में। तो एक तो उनको भी लहू के गर्म रखने का एक बहाना भी होता है। मगर दूसरी अहम बात यह कि आपने देखा होगा कि वजीर आजम के साथ भी कल मशावरत हुई, उसमें बहुत सारे केपी से ताल्लुक रखने वाले जो ज़ोमा हैं जो कि मौजूदा कोलिशन का हिस्सा हैं, वहां पे आरार डिवाइडेड थी। कंसेंसस नहीं हुआ कि हमें तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए, बल्कि एमएल वली का तो ये बयान है, उन्होंने इसकी भरपूर मुखालिफत की। एएनपी वाले जो हैं उन्होंने कहा कि हमें एक और पीटीआई को सियासी शहीद नहीं बनाना चाहिए। चुनाचे कोई इस वक्त खतरा नहीं है। हाँ, गवर्नर राज का खतरा हो सकता था अगर ये बजट पास ना होता, वो भी पास हो गया है। और क्यों मरकज या एस्टेब्लिशमेंट चाहेंगे कि वो एक नया फ्रंट अपने लिए यहां पर खोल लें, आगे कम मुसीबतें मुल्क में। तो ये सिर्फ एक, मैं आपको बताऊं कि प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त डेस्परेशन की सूरत हाल में है, और उसकी वजह यह कि उनके तमाम तर जो हरबे थे, तमाम तर जो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट सोचे थे जिससे कि वो अपनी ना सिर्फ सियासत को आगे बढ़ाएंगे बल्कि इस रिजीम को गिरा देंगे, वो नाकाम हो चुके हैं एक एक करके। अब ये सूरत हाल आ गई है कि अब ये आप उनको सोशल मीडिया के लिए, टिकटॉक के लिए, टीवी स्क्रीन के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए ये करना पड़ता है। जो नाकिदीन है गंडापुर के पीटीआई के अंदर, वो ये कहते हैं देखो जी क्या ड्रामा किया ताकि लोगों की तवज्जो हट जाए दीगर मामलात की तरफ से। और इमरान खान जिस गर्मी में झुलस रहे हैं, बुशरा बेगम जिस गर्मी में रह रही हैं जेल में, तो उससे तवज्जो हटाने के लिए अली अमीन गंडापुर ने किया। मैं सोशल मीडिया की पोस्ट का लुबे लुबाब आपको बता रहा हूं। तो एक अजीबो गरीब खिचड़ी पकी हुई है जहां पे ना तो कोई मजबूत पार्टी पॉलिसी है, ना कोई एक लीडर है, ना ही कोई एक कोहेरेंट आवाज है, बल्कि भांत भांत की बोलियां और कंफ्यूजन है। जी आयशा, दुरुस्त हो गया। शहजाद चौधरी साहब, फिर क्या कहा जाए अगर एक एक करके सियासी हिकमत अमली नहीं डिलीवर कर पा रही, या गंडापुर साहब ने भी जो जो नारा लगाया अपनी पॉलिटिकल ऑडियंस के लिए वो कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाए अपनी जमात के लिए या अपने लीडर के लिए। सो जो उन्होंने कल किया है, क्या वाकई चाय की प्याली में तूफान है? तो क्या अपनी जो गवर्नेंस जिसका आप भी गुज़िश्ता शोज में जिक्र कर रहे थे, उसको छुपाने के लिए, उस नाकामी को छुपाने के लिए इतना लाउड होकर इदारों को चैलेंज करें? मकसद क्या है इदारों को दरमियान में डालकर उन्हें चैलेंज करने का? जी उसका जी बिल्कुल ठीक है, उसका इजहार एक हल्का सा नजर आता है, लेकिन उससे पहले मैं ये याद करा दूं कि जब तहरीक अदम एतमाद आनी होती है तो आ जाया करती है। इसमें कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है। गो कि जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी तो दो पार्टियों ने मिलके और कुछ और जो आजाद मेंबरान थे, MQM थी, बाप पार्टी थी, उन्होंने मिलके वो मेजॉरिटी क्रिएट की। लेकिन वो एक बिल्कुल जिसे कहते हैं कि मुकम्मल तौर पर एक सियासी तहरीक थी जो कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था। उस सियासी अमल के तहत आई थी। हाँ, डिस्टेस्टफुल थी क्योंकि जिस तरीके से उनको मिलाया गया, कहा गया आप इधर मिल जाएं, ये कर जाएं, उसके ऊपर सवालात हैं। अब उस तरह हुआ या नहीं हुआ इसका भी कोई सबूत नहीं है, लेकिन जाहिरी तौर पर एक सियासी अमल था। तो सियासी अमल के तौर पे ऐसा होना कोई अचंभे की बात नहीं है। ये असेंबलियों में ऐसी चीजें हुआ करती हैं और जमहूरी सियासतों में और पार्लियामेंट्री निजाम में ये बिल्कुल आम सी चीज है, होता है इस तरीके से। अब मेरा ख्याल है कि 41 के करीब है, शायद मैं कैलकुलेट कर रहा था, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, जो आजाद मेंबरान हैं खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में, या शायद कुछ और भी हों, मुझे नहीं मालूम, लेकिन 40 के लगभग होने चाहिए। मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूं। अब अगर इस किस्म का नंबर है तो फिर इम्तिहान अली अमीन गंडापुर का नहीं है, इम्तिहान इमरान खान का है कि कितने लोग इमरान खान के साथ खड़े रहते हैं। नंबर है और ऑपोजिशन को शायद 18 दरकार होंगे। अगर हाँ चले 35 का नंबर है, 18 दरकार है उनको। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उन 35, ये इमरान खान का इम्तिहान बनेगा, ये अली अमीन गंडापुर का इम्तिहान नहीं है। ये लोग इन्होंने अपना जो उसके साथ जुड़े थे, तो ये इमरान खान के साथ जुड़े थे। तो अगर उसको छोड़ेंगे, कि जिसकी वजह से भी छोड़ें, चाहे जोर जबरदस्ती की जाती है, चाहे कोई पैसा काम करता है, और ये हुआ हमारी सियासत में हर दफा कुछ ना कुछ देर के बाद ऐसे काम होते रहते हैं, तो इसलिए कोई अचंभे की बात नहीं होगी। लेकिन आ जाते हैं उस बात के ऊपर जो आपने कही कि अली अमीन का जो लहजा था, अली अमीन की बात रजा ने बात की। रजा ने कहा कि मिजाज सुल्तान राही का है, बिल्कुल सही बात की। मैंने भी यही कहा, लिखा था यहाँ पे कि मिजाज सुल्तान राही का है। लेकिन रोल जो उनका काम है, जो असल में जिसके लिए उनको चुना गया, जो कि उनको दिया गया काम, वो संतोष कुमार का था। और अगर जो लोग संतोष कुमार को नहीं जानते, वो एक बहुत ही नफीस किस्म के और बहुत सुलझे हुए पाकिस्तानी हीरो थे,
पुरानी फिल्मों के, जो कि कभी भी इस किस्म की लाउड बात नहीं करते थे। ये काम है जो सूबे का, या जो जिम्मेदारी है आपकी वजीर आला, इसमें गवर्नेंस है, इसके अंदर पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, इसमें डेवलपमेंट है, इसमें इन तमाम चीजों, ये दफ्तर में बैठ के काम होते हैं। ये जो हमारी सियासत का एक तरीका है ना, कि शायद दफ्तर से बाहर निकल के मैंने लोगों के बीच में, वो भी होता है थोड़ा बहुत हिस्सा, उसका हिस्सा भी, लेकिन जब आपको इंतजामी जिम्मेदारी मिलती है, जो कि ये लार्जली इंतजामी जिम्मेदारी है, फिर एक पॉलिसी का साथ आपके ऊपर लग जाती है, जिम्मेदारी पड़ जाती है, तो आपको दफ्तर में बैठ के सोच विचार और फिक्र के साथ ये काम करना पड़ता है। जब आप ये नहीं कर पाते तो फिर आपको वो कुछ करना पड़ता है जो कल आपने अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना। वो बेसिकली मेरी नजर में साथ ही साथ अपनी वो जो उनके ऊपर तनकीद है विद इन इज ओन पार्टी, जिसका आपने जिक्र किया कि ना वो सियासत ठीक तरीके से कर पाए, उसको भी किसी तरीके से एड्रेस कर रहे थे और कह रहे थे कि देखो मैं कितना दिलेर और कितना सुल्तान रही हूं कि मैं अभी भी बैठा हूं और मैं कह रहा हूं करके दिखाओ। ये इस तरह नारों से काम करने वाले नहीं है। अगर उनको काम करना है तो अपने लोगों को साथ रखें, केपी असेंबली को संभालें, उनके पास मेजॉरिटी है, और ये ना हो कि मेजॉरिटी, जिस तरीके से हम अगले दिन बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब ने 2/3 1997 में खो दी 99 में जाके, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए मेजॉरिटी को आप संभालें। और ये कंफ्यूज्ड आदमी है, कंफ्यूज्ड आदमी इस वजह से है कि उसको समझ नहीं पा रहा कि मैं कौन सा काम किस पे फोकस करूं। उसके पार्टी के अंदर से आवाजें इतनी उठती हैं जो उसके ऊपर तनकीद करती हैं, तो वो डर के घबरा के, चूंकि कारकर्दगी नहीं है तो इस वजह से फिर ये इस किस्म के मामला एड्रेस करने पड़ते हैं। दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, एक तासुर भी मौजूद है वजीर आला केपी गंडापुर के इदारों के साथ एक सफ़े पर होने का, और खुद उनकी जमात से भी उसके ऊपर बहुत उनके ऊपर क्रिटिसिज्म होता है। वो क्यों ऐसा चैलेंज दे रहे हैं? वो उस तने रस्से पे चलते तंग आ गए हैं? उनके लिए उनकी गवर्नेंस सवालिया निशान बन गई है? उनकी जमात से होती क्रिटिसिज्म उनके लिए मुश्किल में है? इस तरह के चैलेंज देने का मकसद क्या था जो जबान कल गंडापुर इस्तेमाल कर रहे थे? आयशा, पहले जरा दूसरी साइड देख लें। फर्ज करें कि मैं हुकूमत हूं, सही, या फर्ज करें मैं हुकूमत से भी ऊपर हूं, और मैं चाहता हूं कि गंडापुर साहब को कोई चैलेंज ना आए, बस सबसे ऊपर होना चाहता है। ज़ैगम साहब, दिल की बात आ गई जबान पर। जी जी जी, आगे ना देखें तो अगर मैं चाहता हूं कि गंडापुर साहब को कोई ना हिलाए तो मैं क्या करूंगा? मैं बिल्कुल यही करूंगा। इस वक्त गंडापुर साहब को खतरा अंदर से आ रहा था। अच्छा। अंदर से आपने खतरा खत्म करना है तो बाहर से खतरा दे दो। देखिए, दो खतरे से इकट्ठे तो नहीं निपटा जा सकता। जब बाहर से रिस्क आएगा, बाहर से थ्रेट आएगा, तो अंदर से क्या होगा? जुड़ जाएंगे, अंदर से सब इकट्ठे होंगे ना, अंदर से चैलेंज खत्म होगा, और अंदर से उसके बाद जो मुखालफत करेगा तो क्या समझा जाएगा कि ये बाहर वाले के साथ मिला हुआ है, बाहर वाले का एजेंट है। अब ये जानबूझकर किया गया है या हालात ने ऐसा किया है, लेकिन फायदा इसमें गंडापुर साहब का ही हुआ है। और उनको जिस वक्त खतरा नजर आ रहा था कि पार्टी उनको उल्टाना चाह रही थी, पार्टी में बहुत मुखालफत हो रही थी, और मामला यहां तक पहुंचा था कि खुद इमरान खान साहब की फैमिली तक जो है वहां पे ये बात हो रही थी, अलीमा खान कह रही थी उनके खिलाफ, तो वो रिस्क तो फौरी तौर पे ख़त्म हो गया। अब अगली बात सुल्तान राही वाली कि वो फिर ऐसे इदारे जो उनको बचाते हैं, अगर बचाते हैं तो उनके साथ वो क्यों इस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं? सुल्तान राही की मिसाल, सुल्तान राही क्या करता है? देखिए, हमारी जो पाकिस्तानी फिल्में हैं, पंजाबी फिल्में भी, इससे पहले उर्दू भी थी, उसमें ये जो बढ़क होती थी, ये क्यों होती थी? ये इसलिए होती थी कि फिल्म बनाने वालों के पास पैसे नहीं होते थे कि वो एक्शन फिल्म आ सकें। एक्शन फिल्म आने पर बड़ा खर्चा आता है, तो वो खर्चा आपके पास है नहीं, वो सेट पे है नहीं, आप वो घोड़े और बंदूकें और लाओ लश्कर सब कुछ कर नहीं सकते। आप क्या करेंगे कि एक तरफ खड़ा हो जाएगा हीरो और उसके सामने खड़ा हो जाएगा विलन, और एक दूसरे को वो बढ़के मारेंगे, मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, मैं तुम्हारा वो कर दूंगा। तो ये रिप्लेसमेंट है कि जब आप एक्शन नहीं कर सकते, तो फिर बढ़क लगाएं, फिर आपकी लैंग्वेज जो है वो उसको रिप्लेस करें, वायलेंट लैंग्वेज उन्होंने खुश करना है। लेकिन आप देखिए, उसके साथ साथ उन्होंने सूबे में कम से कम कोई इतना बड़ा फेडरेशन को चैलेंज नहीं दिया कि जिसकी वजह से सूबे और मरकज के ताल्लुकात खराब हो। आप बजट को देख लें,
IMF के मामले पर उनके पख्तूनख्वा ने उनके अंडर फेडरेशन को कोई मसला नहीं दिया कि पाकिस्तान के IMF के साथ प्रॉब्लम्स हो। मुकम्मल उन्होंने बजट के मामले में तावन किया है। सिक्योरिटी के मामले में उनकी पूरी कोऑर्डिनेशन सिक्योरिटी के इदारों के साथ है। सूबाई इदारे जंग लड़ रहे हैं। परफॉर्मेंस की बात तो हर वक्त हो सकती है, लेकिन इससे भी एक अहम बात है। आप ये देखिए कि एक ऐसा सूबा जो इस वक्त वन पार्टी प्रोविंस बन चुका है, सिंध के बाद ये दूसरा सूबा है जो वन पार्टी प्रोविंस है। अगर आप यही इलेक्शन देखें तो जो लोग PTI के साथ मिलकर इलेक्शन लड़े हैं, इंडिपेंडेंट या जिस भी हैसियत में, उनके वोट हैं 45%, 45। सही। और पता है नेक्स्ट पे कौन है? JUI, जिसके 14% वोट है, 45%। एक बड़ा गैप। और सेकंड कौन है? 14%। इतना बड़ा गैप है, इतनी पॉपुलर पार्टी है, आप कैसे मैंडेट छीन सकते हैं? बिल्कुल ठीक हो। क्या ये फेयर होगा कि कोई आपको ऐसा मसला नहीं कि वो मुल्क के खिलाफ खत्म होगा, लखड़ा हो गया है, कोई अलहदगी मुल्क को करने लगा है, खुदा ना खास्ता 2-4 चीजें पार्टी के साथ इमरान खान की उसको मानना पड़ती है, तो क्या आप इतनी बड़ी मैंडेट छीन सकते हैं? छीननी चाहिए। उसके क्या नुकसान होंगे? मेरा नहीं ख्याल है कि इस रास्ते का सोचना भी चाहिए। इस रास्ते का नहीं सोचना चाहिए। हमाद साहब, एक अभी नुक्ता जैगम साहब ने रखा है कि जो गंडापुर ने किया वो फायदे में रहे। क्या गंडापुर दरअसल एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर रहे हैं ताकि हुकूमत को मुमकिना बरतरफी की साजिश से रोका जा सके? क्या ये एक सिर्फ बढ़त थी? आप इसको किस तरह रीड कर रहे हैं? किया है उन्होंने और क्यों? पार्टी के अंदर जो सिचुएशन है उसका तकाजा था कि इस तरह की कोई बात की जाए, और जिस तरह की उनकी गवर्नेंस है और जिस तरह के कुछ वाकयात हाल में हुए भी हैं, उससे वो तनकीद की जद में भी हैं, और लोग देख रहे हैं कि किस तरह की हुकूमत है, लोग बह रहे हैं और उसके शर्मिंदगी और माजरत का इजहार भी नहीं किया जा रहा। इन ओवरऑल सूरत हाल इस वक्त भी और किसी से कुछ अरसे से चलती चली आ रही है कि पार्टी में अब उनके अंदर जो इंतशार पैदा हुआ है वो उसने मजीद मामला उनके लिए खराब किया है। जैसे अलीमा खान साहिबा के बारे में हम बात करते रहते हैं कि पार्टी जो है, ये दरअसल बात यह है कि ये पार्टी जब 9 मई पटड़ी से उतरी है उसके बाद इसको ये दोबारा पटड़ी पर आ नहीं सकती, यानी भटकी हुई, एक तरह से फिल्मी जबान सब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भटकी हुई आत्मा की तरह ये सियासत के पूछों में फिर रहे हैं। जब तक इसकी तरफ जो उनका रवैया था 9 मई की तरफ, आज भी जो उनका रवैया है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये सारी बात ही ऐसी है जिसकी वजह से वो दोबारा उनकी सियासत पटड़ी पर चढ़ नहीं सकी। बड़कबाजी जो आपने कहा, ये तो उनका तरीका है, बल्कि उस PTI का एक तर्ज सियासत सा ये बन चुका है कि वो गरजते बहुत है। अमीन गंडापुर साहब उसकी बेहतरीन मिसाल है। तो जब वक्त आता है तो वो बातें वारा करने के बाद हमने देखा कि वो मकाम से गायब भी हो जाते हैं, और जलसों से जो भी उन्होंने टारगेट्स अपने रखे होते हैं, तो बड़कबाजी ज्यादा उनका है, वो गरजते ज्यादा नाराजन रहते हैं, लेकिन अमली तौर पर वो एक जानते हैं कि उनकी हुदूद क्या है, ये निजाम क्या है, मुल्क की सूरत हाल क्या है, उनका जो सूबा है और जो अफगानिस्तान से मुंसलिक उसके अपने तकाजे क्या है, तो कोई खास हद से आगे नहीं जाते। और उनकी हुकूमत को जो गिराने की बात हो रही है, जैसे दोस्तों ने कहा कि ये इमरान खान साहब की जैसे हुकूमत के खिलाफ आया था नो कॉन्फिडेंस, और जो उसके हालात थे वो यकसर मुख्तलिफ थे। इस वक्त जो सूरत है, और वो चैलेंज था, वो भी आपको याद होगा कि उस वक्त जो चैलेंज करते थे वो हुकूमत हमारी गिरा कर दिखाइए, तो हुकूमत गिर गई थी। लेकिन इस वक्त हुकूमत को गिराने की कोई मुनासिब वजह नहीं है, हुकूमत के पास भी नहीं है। बिल्कुल सूबाई हुकूमत को गिराने की कोई मौजूद वजह मौजूद नहीं है। वो कहाँ पर आपको दुश्वारी पेश आ रही है? इदारों को वहां अपने बुनियादी अहदाफ हासिल करने में कहाँ पे दुश्वारी पेश आ रही है? कौन सी ऐसी बात है, कौन सी रेड लाइन वो क्रॉस कर रहे हैं कि उनकी हुकूमत खत्म की जाए? या तो ना, जैसे वो कई दफा अफगानिस्तान के ऊपर कोई ऐसी बात कर देते हैं कि मुसलसल उनका एक स्टांस है कि हमें इनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, लेकिन जब वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो रियासतों के तौर पे अफगानिस्तान बहुत जारहाना रवैया इख्तियार करता है, वो तब भी खामोश रहते हैं, लेकिन वो एक खास हद से आगे नहीं आते, वहां तक मसला नहीं पहुंचा कि उनकी हुकूमत खत्म कर दी। ठीक हो गया जी। तो ये उनका इसी तरह आप देखते हो कि TTP की तरफ भी तो उनका रवैया जरा नरम है, लेकिन इस हद तक नहीं है उनकी हुकूमत भी खत्म कर दी है। मतलब विद इन द लाइंस है, ये जो बढ़क लगाई गई है, ये जो अंदर से खतरा है उसे खत्म करने की कोशिश है ताकि सबकी तवज्जो मिलकर एक इत्तेहाद के साथ बाहर से आते खतरे की तरफ हो जाए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे सेहत का निज़ाम तबाही के दहाने पर है, वजह क्या है, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद।
पाकिस्तान का सेहत का निज़ाम इस वक्त एक ऐसे दबाव का शिकार है जो सिर्फ तिब्बी नहीं बल्कि आबादियाती, माशी और माहौलियाती नौइयत का है। तेजी से बढ़ती आबादी के लिए वसाइल की फराहमी मुमकिन नहीं रही है, खासतौर पर सेहत के शोबे में, जहां न इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, न अमला और न ही पॉलिसी इस्लाहात की कोई मुस्तकिल हिकमत अमली सामने आई। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल के मुताबिक सेहत का निज़ाम शदीद दबाव का शिकार है और अवामी ज़रूरियात को पूरा करने की सलाहियत खो चुका है। बुनियादी वजूहात में आबादी में तेज़ी से होता इजाफा, महदूद वसाइल और पॉलिसीज़ का मुस्तकिल फुकदान शामिल है। अगर फौरी और मुअस्सर इस्लाहात न की गई तो मौजूदा निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज हो जाएगा। साफ पानी की अदम दस्तियाबी, नाक़िस सीवरेज सिस्टम और गुर्बत के बायस पाकिस्तान इस वक्त हेपेटाइटिस में दुनिया में पहले नंबर पर है, शुगर में दूसरे नंबर पर है और पोलियो में तीसरे नंबर पर। मजीद ये कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक करीबन 22% आबादी ग़ज़ाई क़िल्लत का शिकार है, जिसमें करीबन 2 मिलियन अफराद शदीद फूड इमरजेंसी की हालत में है। ग़ज़ाई क़िल्लत की शरह बलोचिस्तान और सिंध में 2018 से मुसलसल 10% से ज्यादा है। वजीर सेहत के मुताबिक IMF से लिए गए कर्जों का बड़ा हिस्सा अद्वियात की खरीदारी में सर्फ होता है, जबकि बचाव की हिकमत अमली ना होने के बराबर है। ये बहरान सिर्फ डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स या अद्वियात की कमी का नहीं है, बल्कि एक ऐसे आबादियाती दबाव का नतीजा है जिसे मुसलसल नजरअंदाज किया जाता रहा है। जब वसाइल महदूद हों, बीमारियां बढ़ रही हों और आबादी हर साल लाखों के हिसाब से बढ़े तो किसी भी निज़ाम सेहत का बोझ तले दब जाना हैरान कुन नहीं होता है। आबादी सालाना 2.5% की रफ्तार से बढ़ रही है और मईशत की नमू भी करीबन इतनी ही है। ये एक वाज़ेह इंतबाह है कि हम एक ऐसे मरहले पर आ चुके हैं जहां पैदावार रुक गई है, सिर्फ खपत बाकी रह गई है और यही किसी निज़ाम के गैर पायदार होने की सबसे बड़ी अलामत है। ऐसी सूरत में सेहत, खुराक, तालीम और रोजगार जैसे बुनियादी शोबे महज सर्वाइवल मोड में रह जाते हैं, जहां निज़ाम सिर्फ सांस ले रहा है, जिंदा नहीं है। अगर हमने इस आबादियाती और माशी तवाज़ुन को बेहतर बनाने के लिए फौरी, दियानतदाराना और तवीलुल मियाद इक़दामात न किए तो ये बहरान सिर्फ सेहत तक महदूद रहने के बजाय रियासती निज़ाम की मजमूई सकत और फ़ालियत को चैलेंज करने लगेगा। क्या हम निमटने को तैयार हैं? क्या ये हमारी तरजीह है? यही पैनल से जानेंगे। सवाल इस तरह से, सेहत का निज़ाम तबाही के दहाने पर, वजह तेजी से बढ़ती आबादी। वजीर सेहत, आबादी कंट्रोल करने में तमाम हुकूमतें नाकाम रहीं। क्या हुकूमत अब भी आबादी को बेकाबू बहरान बनने से रोकने के लिए संजीदा कदम उठाने को तैयार हो पाएगी? ज़ैगम साहब क्या कहेंगे? मेरे तो पास तो लफ्ज़ ही ख़त्म हो गए इस पूरे मामले को देखने के बाद। देखिए, एक तो बात यह है कि जो मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने ट्राली आगे लगा दी और ट्रैक्टर पीछे लगा दिया है। जो सेहत का निज़ाम है वो आबादी से मुतासर नहीं हो रहा, बल्कि आबादी इस वजह से बढ़ रही है कि सेहत का निज़ाम ठीक नहीं है। ये भी ठीक है। देखिए, जो आबादी का बढ़ना है यह आज खुद एक सिम्टम है। यह सिम्टम है मुल्क में ह्यूमन डेवलपमेंट ना होने का। ये इस बात की अलामत है कि आपने सेहत के निज़ाम को ठीक ही नहीं किया। ख़वातीन को सेहत मैसर ही नहीं है, बच्चों को सेहत मैसर ही नहीं है। वो ख़वातीन जो चाहती हैं कि कंट्रासेप्टिव्स यूज़ करें, आबादी को कंट्रोल करें, वो फैमिलीज़ जो चाहती हैं उनको वो मैसर ही नहीं है। इस वजह से आबादी बढ़ रही है। और कितनी बढ़ रही है? आपने रीजन की बात की। 1960 में बांग्लादेश की माँ जो है वो 7 बच्चे पैदा करती थी, भारत की भी 6 पैदा करती थी, पाकिस्तान की भी 6। इसको कहते हैं फर्टिलिटी रेट। ये सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है आबादी के बढ़ने का। आज वो कहाँ है? भारत का फर्टिलिटी रेट, भारत की एक खातून अपनी जिंदगी में अब 2 बच्चे पैदा करती है। बांग्लादेश की 2.1, 2 ही समझें, और पाकिस्तान की 3.5। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगले 20 साल में भारत की आबादी रुक जाएगी, एक जगह पे बढ़ना बंद हो जाएगी, क्योंकि 2 मेंबर्स की फैमिली, अब माँ और बाप है और 2 बच्चे हो गए। अब उन्होंने तो जाना है और बच्चों ने रहना है। और पाकिस्तान की आबादी अगले 20-30 साल में 50% बढ़ जाएगी। इतना बड़ा हमारा चैलेंज है। और सिर्फ वसाइल की गुर्बत की बात नहीं है, आपके कुदरती वसाइल खत्म हो रहे हैं। पानी कहां से लाएंगे? आप पहले ही पर कैपिटा फीकस बुनियाद पर पानी के हिसाब से उन मुल्कों में से हैं जिनके पास सबसे कम पानी है। बाकी आप सब कुछ कर भी लें तो आबादी के लिए पानी कहां से लाएंगे? मसला तो इस वक्त यह है कि रोजगार भी नहीं है। जो नई टेक्नोलॉजीज और नई मईशत उभर रही है उसमें आबादी तो बहुत बड़ी मुसीबत है,
क्योंकि अब जो ग्रोथ हो रही है, जहां ग्रोथ हो भी रही है, भारत और बांग्लादेश जहां ग्रोथ हमसे ज्यादा बेहतर है, वो ग्रोथ विदाउट एम्प्लॉयमेंट है, नौकरियां नहीं निकल रही, सही हो गया, मईशत बढ़ रही है, इतना बड़ा चैलेंज है। और हमारे यहां तो ये हालत है, तो तवज्जो देने की जरूरत है, तालीम पर, खवातीन को मुक्तदर करने पर, सेहत पर, इन सब चीजों पे तवज्जो देंगे और बैठकर कोई सोचेगा तो तब होगा, बट ये किसी की प्रायोरिटी नहीं, प्रायोरिटी नहीं है किसी की। हमाद साहब वाइस वर्सा कहें, सेहत आबादी, आबादी सेहत, कोई किसी की प्रायोरिटी है, कोई सोचेगा, या सोचने का काम भी कहीं आउटसोर्सिंग पर है हमारे यहाँ? बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है। इसको आप जिस पहलू से भी देखेंगे आपको अफसोस होगा। जैसे हम कह रहे हैं ना कि पीछे इसको, यानी हम सिर्फ ये ना देखें कि आखिर इसका नतीजा क्या निकल रहा है, ये सब कुछ हो किस बिना पर रहा है। यानी जैसे अभी साफ पानी की बात हो रही है, साफ पानी मुयसर नहीं है लोगों को, ये सारा सेहत का निजाम आपका, पीछे से आपने सप्लाई इतनी बनाई हुई है मरीजों की, आप मुसलसल मरीज फराहम कर रहे हैं और आगे अस्पताल है नहीं। यानी आप मरीज फराहम करना ही बंद कर दें, आप तो मरीज बना रहे हैं। ये हालात आपके ऐसे, आपकी आबो हवा ऐसी है कि शहरों का जो मसला है आप पे उस पर तवज्जो नहीं देते। अब ये जंगलात की तरफ चले जाते हैं, हम कभी रोज लॉस की तरफ जाते हैं, आपने अपना फ्यूल जो है उसको ऑलरेडी 70 बातें इस तरह की आ जाती हैं। फिर आप खाना जो लोगों को खिला रहे हैं वो मिलावट ज्यादा खिला रहे हैं, हर चीज आपकी मिलावट शुदा है और उसको कंट्रोल करने का कोई निजाम मौजूद नहीं है। ये आपको सप्लाई लाइन बता रहा हूँ कि आप पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, उस पर कोई चेक नहीं है। सही। तो आपने तो तमाम चीजें ही इस तरह कर रखी हैं कि आप मरीज आपके कम ना होने पाए और मरीज आते जाते हैं, और आगे से फिर जब अस्पतालों में पहुंचते हैं तो अस्पताल है ही आगे जो भी सूरत हाल है। हम तो कुछ लाहौर वगैरह के अस्पतालों में छापे देख लेते हैं, कोई एमएस मुअत्तल हो गया। ये सेहत का निजाम नहीं होता। सेहत का निजाम बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव चीज है। वही बात है फिर कि आप जब तक आप एक इरादा करते हैं हुकूमती सतह पर नहीं, रियासत की सतह पर, कि ये हमारा एक बुनियादी मसला है, ये लोगों को फराहम करना ये हमारी जिम्मेदारी है, तो उसके बगैर ये काम नहीं होता। और दुनिया भर में ये काम जो है ये मकामी हुकूमतों के बगैर नहीं हो सकता, और आपके मुल्क में मकामी हुकूमतें ही नहीं पाई जाती। लिहाजा ये सारा मामला जो है इसको असर नौ गौर की जरूरत है, विल, स्टेट की विल, और उसके बाद फिर एक होस्ट ऑफ थिंग्स, बहुत एक लंबा सफर है जिसे करने की जरूरत है। दुरुस्त हो गया जी। एक मामला पकड़ते हैं, दूसरा साथ जुड़ते हैं और अजीब सर्वाइवल स्टेट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद शहजाद साहब और रजा साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद चौधरी साहब, ये जो ऊपर गुफ्तगू हो रही है, अगर अपने जैसी सकाफती खदोखाल या समाजी ढांचे वाले मुल्कों को देखें, ईरान बांग्लादेश की मिसालें हैं, मुस्लिम अक्सरियत ममालिक हैं, उन्होंने आबादी कंट्रोल की है, पाकिस्तान क्यों नाकाम रहा है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका, लेकिन वो मुस्तफा कमाल भाई ने हमें बता दिया ना। उन्होंने कहा कि ये सेहत पहले ठीक नहीं हो सकती, पहले आबादी को कम करोगे तो फिर मैं सेहत की तरफ जाऊंगा। अब आबादी, आपका सवाल यह है कि आबादी कैसे काबू की जाए, आबादी को काबू करना उनको भी पता है बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और गो के दुनिया भर में अगर 2050 की बात करें तो जो आज दुनिया भर की आबादी है ये 2050 में इससे कम होगी। ये है फिगर्स, जो प्रेडिक्टिव फिगर्स हैं, इस तरीके से दुनिया की आबादी कम हो रही है। पाकिस्तान अलबत्ता वाहिद मुल्क है जो आज 25 करोड़ है, तो 2050 में ख्याल है कि 35 करोड़ के लगभग होगा। अब जाहिर है कि इसके लिए कहीं ना कहीं पे एक सोचने वाला दिमाग चाहिए होगा, कोई ऐसी पैगाम रसानी चाहिए होगी, कोई तशहीर की मुहिम चाहिए होगी जो कि जो हमारे सियासी लीडरान हैं उनकी तशहीर से ज़्यादा पाकिस्तान की फिक्र करे और उन लोगों की फिक्र करे जो उनको समझ नहीं आ रही कि आबादी का बढ़ाव कहाँ तक इसके ऊपर असरअंदाज हो रहा है। मुस्तफा कमाल साहब ने क्या बोला? उन्होंने कहा कि पोलियो का हम सबसे बड़े ज़्यादा अफेक्टेड लोग हैं एज अ कौम। उसके बाद उन्होंने हेपेटाइटिस का जिक्र किया, बल्कि आपने अपने इब्तिदाई में बताया। तो अब इन दोनों का तल्लुक पानी के साथ है, यानी सबसे पहले पानी साफ करो, हवा को साफ करो ताकि टीबी ना हो, उसके बाद फिर मैं कोई आबादी का कुछ शायद समझ आ जाए किसी हद तक, उसके बाद सेहत की तरफ मैं वापस आऊंगा। दवाइयों का मामला जो बोला उन्होंने, दवाइयों के अंदर मैक्सिमम जो करप्शन होती है, मैक्सिमम पैसा जो खाया जाता है बजट में, वो दवाइयों की लेन देन खरीदारी में खाया जाता है। ये कमाल की बात है। इसलिए वो बिल्कुल सही कहते हैं कि मुस्तफा कमाल भाई कि असल में ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो दवाइयां खरीदने में लग रहा है, क्योंकि वहीं पे भाई लोग हमारे सब जो हैं वो पैसा शसा। देखिए, नौमान तेल का इंतजार है, नौमान तेल आएगा तो फिर राधा कभी नाचेगी। जब नौमान तेल ने, कहने की बात यह है कि सेहत के अंदर जो मकामी आपके पास चीजें हैं,
जो आपके अस्पताल हैं, जो क्लिनिक हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो निजाम है, जो नर्सें हैं, उनकी ट्रेनिंग, उनका काम, उनको मॉनिटर करना, कम से कम उनसे ही अच्छा काम करवा लो यार। ये क्यों नहीं करवा पाते? आप इस इंतजार में क्यों बैठे हो कि कोई और काम करेगा अपने अपने शोबे में, उसके बाद फिर मेरी बारी आएगी, फिर मुझसे पूछना। तो ये सवाल कि जो अब इस वक्त जो हालत है, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इस जो आपके हाथ में अवेलेबल रिसोर्स है, इसको आप कैसे बेहतर तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो, ये है वो सवाल। यही बात है, मिसाल के तौर पे वो कहे इंडिया वाला कि मेरे पास राफेल आएंगे तो फिर मैं जंग लड़ूंगा। पाकिस्तानी भी अगर इसी चीज पे बैठा रहता कि मेरे पास जब वो जहाज राफेल से बेहतर नहीं आएगा, मैं जो आपके पास है आपने उससे बेहतरीन नतीजा देना। बिल्कुल ठीक हो गया, ये आपने करना है, यही आपका इम्तिहान। ठीक हो गया शहजाद साहब। रज़ा रूमी साहब, जितनी गुफ्तगू यहाँ पर हुई है बेबसी के ऊपर, अब हंसे या क्या करें, आबादी की बात करें, कुदरती वसाइल की बात करें, सेहत दवाइयों की बात करें, रोजगार की बात, सब तो जुड़ा हुआ है। शुरू कहाँ से करना है? हम एक सर्वाइवल स्टेट बन रहे हैं, ये रियासती बुहरान की तरफ मामला चला जाएगा हमारी गैर संजीदगी की वजह से। आशा देखिए वो मुनीर नियाजी का एक शेर है कि मुनीर इस मुल्क पर आसेब का साया है, या क्या है कि हरकत तेज तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। तो बात यह कि ये सारे मसाइल जो हैं, मुझे याद पड़ता है आज से 15 साल पहले या 14 साल पहले यही मौजू के ऊपर एक टीवी पे डिबेट हो रही थी। मैं उसमें था, एक मौलाना साहब थे, मैंने जिक्र किया आबादी को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है। दलाइल के साथ उन्होंने कहा, मुझ पे फतवा लगा दिया, उन्होंने कहा आप चाहते हैं कि यहाँ पे मुसलमान बच्चे कम हो ताकि कुफार जो हैं उनके खिलाफ जिहाद ना हो सके। यकीन जानिए ये लाइव टीवी पर उन्होंने कहा, एक बार नहीं कई बार कहा। और मुझे अफसोस ही होता है कि आज 15 साल के बाद भी मैं वही बातें दोहरा रहा हूँ जो दोहरा कर लिख कर और जो कई रिपोर्टों में, मिनिस्ट्रीज़ की फाइलों में गुमशुदा हैं। यानी कि इस मुल्क में इतनी पॉलिसीज़ बनी हैं सेहत की, तालीम की, आबादी को कंट्रोल करने की, लेकिन हमारी जो अशराफिया, हमारे जो हुक्मरान हैं, उनकी कमिटमेंट 0/0। और यही वजह है कि आप सेहत का मसला हो, पानी का मसला हो, माहौलियात का मसला हो, ट्रांसपोर्टेशन का मसला हो, आबादी के कंट्रोल के बगैर वो हो ही नहीं सकता। और क्या वजह है कि ईरान जो हमारे पड़ोस में मुसलमान मुल्क है, बांग्लादेश जो हमारा हिस्सा होता था एक वक्त तक, मिस्र जो कि एक और मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क है, इन सब ने अपनी आबादी की जो शरह की रफ्तार है उसके ऊपर काबू पाया है। कैसे? क्या वो हमसे कम मुसलमान हैं, हम ज़्यादा मामे बने हुए हैं या ठेकेदार हैं हम ज़्यादा मजहब के? ऐसी बात नहीं है। वहाँ पर रियासतों ने, वहाँ पर हुकूमतों ने उसका कसदन बंदोबस्त किया। ईरान में इनकलाब के बाद फतवे आए, मिस्र में उलमा कराम को इन्वॉल्व किया गया, बांग्लादेश में उलमा को इन्वॉल्व किया गया। और दूसरी बात जो होती है, इसमें 20वीं सदी का एक सबसे बड़ा लेसन है आयशा के, खवातीन की तालीम जो है, सेकेंडरी तालीम, खुद ही आबादी की कंट्रोल, रोकथाम में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। बांग्लादेश में सेकेंडरी एजुकेशन हाई है। तीसरा इसमें जो एलिमेंट है वो ये कि हमने उस दिन माहौलियात की बात की थी कि जो मिनिस्ट्री होती है माहौलियात की, वो सबसे खुडे लाइन मिनिस्ट्री होती है। इसी तरह पॉपुलेशन का महकमा सूबों के ऊपर सबसे खुडे लाइन, सबसे कम वसाइल, जिस पे कोई तवज्जो नहीं होती। कभी उसका बजट बंद कर देते हैं, कभी उसकी गाड़ियां ले देते हैं। मैं तो खुद फील्ड में रहा हूं, मैं जब असिस्टेंट कमिश्नर था, हम उनकी गाड़ियां पकड़ के ले आते थे क्योंकि अफसरों का हुक्म आता था कि वो महकमा आबादी की गाड़ियां लेकर कि वो कहीं और इस्तेमाल कर लो इलेक्शन में, इधर उधर। तो बात यह है कि, और एक और मैं आखिरी बात बता दूं कि सेहत और पॉपुलेशन प्लानिंग के महकमे इकट्ठे काम करते हैं। बांग्लादेश में भी वो इकट्ठे काम करते हैं। बहुत से ममालिक में जिन्होंने कामयाबी से इस पर काबू पाया है, यहां भी यही करने की जरूरत है। आई होप कि मरियम नवाज साहिबा जो कि पहले बहुत बातें करती थी, चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इन दोनों महकमों को मदगम करें और इसके ऊपर भरपूर तवज्जो दें। वो खुद एक काबिल वज़ीर आला है, एक माँ है और बहुत समझदार खातून है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो उसके ऊपर कम से कम फोकस करके पंजाब को एक मॉडल सूबा जरूर बनाए। जी, रज़ा रूमी साहब ने तो किया, मगर बाकी जितनी गुफ्तगू हुई उसमें कोई उम्मीद नजर नहीं आती है, एक मायूसी दिखती है कि मुस्तकबिल पर तवज्जो हमारी बहुत कम है। प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।